ओम श्री साई राम। आप सभी का ओरिएंटेशन और रीट्रेनिंग प्रोग्राम के चौथे दिन स्वागत है। और आज हमने जो पिछली क्लासेस में कंटिन्यू किया था, पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन में हमने दो रूल समझे थे। पहले समझा था एक सिंपल इफ, जिसके लिए हमने कुछ ऐसा किया था कि यदि मार्क्स 1 है इतने, मार्क्स 2 है इतने, मार्क्स 3 है इतने और मार्क्स 4 है इतने, और कोई हमसे पूछे कि ये पास है या फेल, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस थे जो कि थे इक्वल्स टू सम फंक्शन। तो रूल होता है फॉर्मूलेस का कि आप इक्वल्स टू लिखें, फॉर्मूला नेम लिखें, ब्रैकेट शुरू करें, उसके बाद किस चीज़ पे आप वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो करें, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो हमने उस दिन टोटल मार्क्स निकाले थे, फिर हम पहुंचे थे परसेंटेज पे। तो यदि आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लगाएं, नहीं तो हम जो बेसिक मैथ लगाते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू में परसेंटेज निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, जो मैथ हम लोग ठीक अपने रिजल्ट आने के बाद लगा लेते हैं। क्या होती है वो मैथ कि जितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ, तो आउट ऑफ आए हैं वो यदि 400 तो वो, और इनटू 100। जैसे ही मैंने ये किया परसेंटेज आए, उसके बाद हम एक सिंपल इफ फॉर्मूले पे पहुंचे थे, जिसमें हमने सीखा था कि इफ, अब इफ यदि ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, जो कि लॉजिकली इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं होता है कि 35 के ऊपर वाला पास ही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में उसकी 80 के हो, तो हम वो नहीं बोल रहे, लेकिन फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ में आती है कंडीशन, तो इफ पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, तो मैं चाहती हूँ, तो कॉमा के बाद ये जो नीचे टूल टिप में चल रहा है इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इफ ब्रैकेट में है लॉजिकल टेस्ट की कंडीशन क्या है, उसके बाद कॉमा। अब क्या है, अब क्या चाहते हो आप, वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स। तो मैं चाहती हूँ यदि पास हो गया तो मैं लिखना चाहती हूँ पास। जरूरी नहीं है ये सब आप एज इट इज ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक हमने लिख दिया ये मैसेज, और उसके बाद कॉमा के बाद कोई और कस्टमाइज्ड मैसेज है तो वो लिख दिया, और फाइनली ब्रैकेट बंद, इफ का ब्रैकेट बंद हुआ और एंटर। तो यदि इस बच्चे का रिजल्ट 35 के अबव है तो ये पास हो रहा है, किंतु यदि ये रिजल्ट, सॉरी, यदि ये रिजल्ट कुछ ऐसा होता, अभी भी 35 पे भी इवन पास होता, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी कम हुए तो बहुत बुरा हो जाता है। क्लियर है क्यों हो पाया ये? क्योंकि हमारी जो इफ की कंडीशन थी वो ये बोल रही थी कि यदि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इतना तो आपको ऐसा करना है, वरना आपको ये प्रिंट करना है। तो ये हुआ एक सिंपल इफ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसी इफ के अंदर अपन कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट शुरू। अब ब्रैकेट शुरू में यदि ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो उस केस में हम बोलना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन। वरना, तो वरना में मैं ये नहीं बोलना चाहती कि बाकी सारे बच्चे दुनिया में सेकंड डिवीजन ही आते हैं, बल्कि क्या है कि 60 के ऊपर के फर्स्ट, लेकिन फिर कंडीशन है कि क्या आप 45 के ऊपर है। तो कॉमा के बाद ट्रू है तो मैं फर्स्ट ही लिखूंगी, लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि अब तो फिर एक कंडीशन है, तो मैंने फिर से इफ लगाया। अब की बार मेरी कंडीशन है क्या है कि यदि ये परसेंटेज, तो मैंने फिर से इसको क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ सेकेंड डिवीजन। अब क्या बाकी सारे बच्चे थर्ड डिवीजन ही होते हैं दुनिया में? तो लगा नहीं, वो भी एक और रूल है कि अगर 35 के अबव है तो थर्ड और वरना फेल। ठीक, वैसे ये लॉजिकली हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये बस मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ कि एटलीस्ट हम
इफ के अंदर इफ और इफ कितने भी इफ्स हों उनको संभाल सकें। तो संभालने के लिए हमें रूल ही समझना पड़ेगा कि इफ कंडीशन, फिर ट्रू वाले पार्ट में क्या करना है और फेल वाले पार्ट में फिर हमें कुछ लिखना नहीं है, बल्कि फिर से एक इफ आ गया। फिर वैसे ही एक और इफ चल रहा था, इसका ट्रू वाला पार्ट अभी ये बोल्ड दिख रहा है मुझे टूल टिप में कि वैल्यू इफ ट्रू, तो ये तो इस इफ का ट्रू हुआ, कॉमा इस इफ के फॉल्स में क्या करना है मुझे, तो इस इफ के फॉल्स में क्या करना है, तो मैं नहीं चाहती मैं यही थर्ड लिख दूं, फिर से एक कंडीशन इफ। अब इफ में यदि ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तब मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूं थर्ड, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो फिर अति हो गई है, तो फाइनली इस फॉल्स पे मैंने लिख दिया फेल, ब्रैकेट बंद, एंटर। जब मैंने ब्रैकेट बंद किया तो वो मुझे समझा रहा है कि भाई जब आपने इफ शुरू किए 3, तो एक्चुअली तो 3 ब्रैकेट्स क्लोज होने चाहिए। तो वो मुझे सजेशन के साथ समझा रहा है कि आपने तो एक ही ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर कर दिया है, लेकिन क्या मैं अपनी समझबूझ से 3 ब्रैकेट्स बंद कर दूं? तो मैंने कहा हाँ भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं ही भूल गई थी, है ना। तो फाइनली मैंने क्या बोला, येस आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। ठीक, ये मेरी गलती थी, मुझे क्या करना था, जब इफ 3 खुले हैं तो ऑफ कोर्स 3 ब्रैकेट क्लोज भी होंगे। तो यदि हमें याद नहीं भी रहा तो एक्सेल समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रश्न को जरा शांति से देखो, वो क्या बोल रहा है, डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, क्या आप ये जो करेक्शन है कि मैं 3 ब्रैकेट बंद कर दूं उसको स्वीकार करते हैं? तो हमने बोला हाँ, और जैसे ही हमने यस किया फाइनली इस स्टूडेंट के लिए क्या आया, फेल। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज इसके डेटा में हमें दिख रहा है कि 35 से कम प्रतिशत है, किंतु यदि कोई और स्टूडेंट होता जिसके थोड़े ठीक ठाक मार्क्स होते तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो या तो मैं ऊपर वाले को ड्रैग करूं या जो ऊपर लिखा है वही मुझे नीचे चाहिए। तो एक्सेल में उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रोल डी शॉर्टकट होता है, कंट्रोल डी मतलब फिल डाउन। तो जो ऊपर लिखा है वही फिल डाउन, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि 106 ऊपर लिखा है तो 106 होगा, क्योंकि ध्यान से देखें जब 106 आप लिखते हैं तो ये जो चीज है इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। ऊपर देखें फॉर्मूला बार, तो वो क्या समझा रहा है कि जब आप F2 में हैं, एड्रेस कहाँ दिखता है आपको, यहाँ, तो आप जब F2 में हैं तो आप क्या कर रहे हो, सम ऑफ B2 से E2। तो वो खुद समझा कि जब आप F3 में होंगे तो आपको क्या करना है, सम ऑफ B3 से E3। तो उसने दिमाग लगाया और बिल्कुल सही लगाया, मुझे यही चाहिए था। तो फाइनली परसेंटेज में भी मैं क्यों मेहनत करूं, मैंने कंट्रोल डी दबाया, ऊपर वाला काम हो गया, फॉर्मूला में भी कंट्रोल डी, एंड अगेन नेस्टेड इफ के अंदर इफ वाले फॉर्मूला में भी कंट्रोल डी, तो बिल्कुल सही रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। क्लियर है, तो ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लासेस में। उसके बाद अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम लॉजिकली तब इनकरेक्ट थे, है ना। क्यों इनकरेक्ट थे, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे के 60% के भी ऊपर बन रहे हो, लेकिन असलियत में वो क्यों बन रहे थे, क्योंकि एक और डेटा या इसी डेटा में चेंज कर देती हूँ कि इस 56 की जगह एक्चुअली उसके 21 आए। ठीक, अब 21 आए हैं और बाकी वो पढ़ने वाली बच्ची है, वो तो बस वो पेपर नहीं दे पाई थी सही से। तो ये देखिए अब वो फर्स्ट डिवीजन है ना, बट फर्स्ट डिवीजन हम कब बोलते हैं, जब एक्चुअली वो पास हो, है ना। ये जो पास का रूल बनाया हमने ये तो गलत ही है, अदरवाइज तो यहाँ 80 होना था। ठीक, तो आज हम एक एक सब्जेक्ट्स पे कंडीशन समझने जा रहे हैं, है ना, कि नहीं इस सब्जेक्ट में भी पास होनी चाहिए, दूसरे में भी पास होनी चाहिए, तीसरे में भी और चौथे में भी। तो अगर चारों में पास है तो मैं लिखूंगी पास, वरना तो मैं 80 लिखूंगी। क्लियर है, तो धीरे धीरे इन फॉर्मूला को इकट्ठा करेंगे। अभी हो सकता है कि चीजें लॉजिकली अपन इनकरेक्ट बनाए, धीरे धीरे सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक, तो ये जो 2 फॉर्मूलेज हमने देखे थे अभी के लिए मैं ये मिटा रही हूँ। अब मिटाने के बाद समझना है हमें कि कंडीशन क्या होगी, कि ये भी 35 से ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि 100 में से 35 मार्क्स है पासिंग पर सब्जेक्ट।
तो ये भी 35 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए। तो ये जो मैं बार बार एंड शब्द पे जोर दे रही हूँ वो इसलिए बिकॉज फॉर्मूला का नाम ही एंड है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू एंड फंक्शन, ठीक। तो एंड, अब एंड के फॉर्मूले पे ध्यान दे जरा, क्या है यहाँ पे, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, मतलब यहाँ पे कंडीशनों का गत्था हो सकता है कि पहली कंडीशन क्या है एंड दूसरी कंडीशन क्या है, और इसमें कंडीशन के सिवा एक्चुअली कुछ होगा ही नहीं। तो ट्राई करते हैं, मैंने क्या लिखा, एंड फंक्शन लिखा, एंड का फॉर्मूला लगाया, और यदि ये, तो मैंने इस चीज को क्लिक कर दिया। उसके बाद ग्रेटर देन 35 कॉमा, दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, तो दूसरा है कि दूसरे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो भी मुझे चाहिए ग्रेटर देन 35 कॉमा, उसने फिर एक और चीज बोल्ड कर दी है कि अच्छा तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, तो मैंने बोला ये जो तीसरी चीज दिख रही है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। देन चौथी चीज क्या है, तो फाइनली ये जो चौथा विषय था ये भी ग्रेटर देन 35, ब्रैकेट बंद। क्यों ब्रैकेट बंद, क्योंकि एंड का ब्रैकेट ओपन हुआ था, एंटर। तो फाइनली मुझे क्या मिला, फॉल्स। आपने ध्यान दिया तो इफ ट्रू और फॉल्स पे तो काम करता है, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो अभी हम इसको इफ के थ्रू संभालेंगे, पर पहले ये ट्राई करते हैं। मैं कंट्रोल डी भी दबा सकती हूँ यहाँ पे ताकि ऊपर वाला फॉर्मूला फिल डाउन हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही ताकि एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करें, समझें कि हम क्या कर रहे हैं। इक्वल्स टू एंड फंक्शन, एंड क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए। तो हमने एंड फंक्शन लगाया, उसके बाद जितनी कंडीशंस हैं, तो ये चीज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा, ये चीज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ब्रैकेट बंद, एंटर। क्यों हुआ ये फॉल्स, क्योंकि एक अपन ने एग्जाम्पल ही लिया था कि एक में उसके 35 से कम आ गया और वो 80 के हो गया। अब जरा इसी को नीचे ध्यान दें, इस बार बड़े प्यारे मार्क्स आए और फॉर्मूला ऊपर वाला सम चाहिए था, कंट्रोल डी दबाया, परसेंटेज चाहिए था, कंट्रोल डी दबाया, और एंड फंक्शन में भी कंट्रोल डी दबाया। ध्यान दिया है ना। तो फाइनली हमारे पास आ गया ट्रू। क्यों, क्योंकि ये वो बच्चा है जिसके सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4 चारों ही सब्जेक्ट्स में 35 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो यही सत्य है, परम सत्य है ना। तो ट्रू आ गया वहां पे फाइनली। अब हमको वो ट्रू फॉल्स पे इफ लगाना आता है। ठीक, कैसे आता है कि इक्वल्स टू इफ। अब इसमें होता क्या है, लॉजिकल टेस्ट, टेस्ट से आता क्या है, ट्रू या फॉल्स। जैसे जब आप बोलते हो कि इक्वल्स टू ये परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो वो आंसर में क्या देता है आपको, ट्रू, जो आप देख नहीं पाते हो क्योंकि अपन ट्रू के लिए लिख देते हैं पास, वरना अपन फॉल्स के लिए लिख देते हैं फेल। तो ट्रू कहाँ से मिल रहा है या फॉल्स कहाँ से मिल रहा है मुझे, इस बार मैं फॉर्मूला वैसा ना लगा के क्या कर रही हूँ, ये जो एंड लगाया है इसको क्लिक कर दिया। क्यों, क्योंकि या तो यहाँ ट्रू रखा होगा या यहाँ फॉल्स रखा होगा। फाइनली अगर ये ट्रू है तो मैं बोलूंगी पास, और अगर ये ट्रू नहीं है तो या तो 80 के 80 होगा या फेल होगा। अभी मुझे सब कुछ नहीं आता तो मैंने लिख दिया सम प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि 80 के 80 में भी 80 के 80 एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, अभी वो भी आएगी मुसीबतें अपने सामने, है ना। तो इसलिए एटलीस्ट हम वहां तक तो पहुंचे कि कौन सा बच्चा पास है और कौन नहीं। क्लियर है, या फिर मैं एटलीस्ट इतना कर दूं कि इसको ब्लैंक ही रख दूं, डबल कोट्स शुरू भी कर दिया खत्म भी कर दिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। फायदा क्या होगा इससे, बच्चा पास होगा तो ही लिखा आएगा पास, वरना कुछ नहीं आएगा। उसी फॉर्मूले को कंट्रोल डी यहाँ किया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली वो पास नहीं है। ठीक, कल को यहाँ पास हो गया तो आ जाएगा।
क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला कहीं पे वर्क कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा, बल्कि आपने उसमें लिखा ही ये है कि अगर पास हो तो लिखना और नहीं तो कुछ मत लिखना। ये आपने ही दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उसको। क्लियर है? तो एक बार ये ट्राई करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हमने देखा कि एंड फंक्शन के थ्रू अपन मल्टीपल कंडीशंस का ध्यान रख सकते हैं कि ये एंड ये ट्रू हो या फॉल्स हो। तो वो वाली चीज तो ट्रू या फॉल्स आपको आंसर में मिल जाएगा। और फिर हमें बहुत अच्छे से पता है कि इफ फंक्शन ट्रू या फॉल्स वैल्यूज पे काम करता है। तो वैल्यू इफ ट्रू हो तो हम क्या लिखना चाहते हैं, एंड वैल्यू इफ फॉल्स हो तो हम क्या लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का एक यूजेज और बता दूं, जैसे कि मुझे स्कॉलरशिप डेटा पे काम करना है। अब स्कॉलरशिप डेटा जो है कुछ ऐसा है कि वहाँ पे सीरियल नंबर है, देन नेम है, देन समग्र आईडी है। ठीक है, संबल कार्ड है आपका, अगर है तो नंबर डला होगा अपने पास, वरना नहीं डला होगा। तो इस टाइप की चीजें हैं। फिर पापा की एनुअल सैलरी है, तो फादर्स एनुअल सैलरी का कोई रूल है कि वो जो है 3 लाख से कम होगी तो ही मिलेगा। ठीक है, तो आप संबल योजना में भी हैं और पिताजी की एनुअल सैलरी जो है वो इतनी कम है, तो फाइनली जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए या नहीं। तो 2-3 बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पे, उनके नाम है चाइनीज में हु, ची, जिन और चाम। तो ये नाम है। अब संबल कार्ड किसी का हमारे पास है तो हम नंबर डाल देते हैं, नहीं है तो हम बोलते हैं भाई बच्चे ने अभी तक दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो उसका ब्लैंक छूटा हुआ है। फिर किसी का नंबर डला हुआ है और फिर किसी का नंबर डला हुआ है। फाइनली पिताजी की एनुअल सैलरी जो है, तो पिताजी की एनुअल सैलरी हम बच्चों से बोलते हैं कि आप लोग 3 लाख से कम हो तो ही दीजिएगा। तो किसी की 2,50,000 डली है, किसी की 6 लाख डली है, या इसकी भी कम डालते हैं अपन ताकि केस समझ सकें। तो यहाँ डाली हमने 1,20,000 और फाइनली एक डाल दी 6 लाख और एक डाल दी 2,75,000। फाइनली अब बोला गया कि स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है या नहीं वो बताओ। तो वो है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। तो यहाँ भी एंड लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये भी होना चाहिए, संबल भी होना चाहिए, एंड पिताजी की एनुअल सैलरी 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू एंड। अब एंड में क्या, ये जो चीज है ये होनी चाहिए। तो नंबर है तो मैं ये बोल सकती हूँ ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई मुझे तो एक नंबर का क्राइटेरिया चाहिए कि वो है, एग्जिस्ट करता है। तो मैंने बोल दिया कि भाई नंबर जो है 0 से बड़ा हो, जो भी हो आपने डाला मतलब हो गई। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, कि पिताजी की एनुअल सैलरी जो है वो यदि लेस देन बराबर 3 लाख है, तो अब ये जो तो है ये बाद में आएगा क्योंकि अपन ने एंड अभी अलग सीखा और इफ अभी अलग सीखा। तो अभी तो मैंने एंड कर दिया। तो भाई ये बच्चा एलिजिबल है बिल्कुल स्कॉलरशिप के लिए। क्यों? क्योंकि इसने हमें अपना संबल नंबर भी दे रखा है और इसके पापा की एनुअल सैलरी कम भी है। वहीं यदि मैं दूसरी चीजें खींचूं तो ये एलिजिबल नहीं है, बल्कि इसके पिताजी की सैलरी तो बहुत कम है। तो समझो केस कि भाई उसने संबल कार्ड ही नहीं दिया अभी तक अपना, तो वो एलिजिबल नहीं है ना? तो एंड यहाँ काम आएगा अपने कि इक्वल्स टू एंड संबल कार्ड भी होना चाहिए एंड उसके पिताजी की सैलरी भी होनी चाहिए। अब इनके पिताजी की सैलरी ज्यादा थी इसलिए संबल कार्ड होते हुए भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और फाइनली अगेन एक ऐसा बच्चा आया जिसका संबल नंबर भी है हमारे पास और उनके पापा की सैलरी भी कम है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई आप बिल्कुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो।
क्लियर है? ये सिर्फ मैं इसलिए समझा रही हूँ कि एंड इफ का यूज मतलब यही नहीं होता है कि हम रिजल्ट ही निकालें। जब भी कंडीशन की बारी आई कि अगर ये भी है तो ये करो वरना ये करो, तो फिर समझो कि ये भी मतलब एंड, और ये करो या वो करो इज इफ एंड एल्स, है ना? तो इफ का पास और इफ का मतलब ट्रू कंडीशन और इफ की फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो फाइनली एंड कंडीशन के थ्रू हम ट्रू या फॉल्स पे पहुंच गए, और अब बोलेंगे कि अगर मुझे कोई कस्टमाइज मैसेज, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारा काम आसानी से हो रहा है क्योंकि ट्रू या फॉल्स से भी आसान है वो समझना कि कौन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है कौन नहीं आपको ये अच्छा लग रहा बल्कि कस्टमाइज मैसेज ही चाहिए, तो हम फिर से इफ फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो इफ दिस इज ट्रू, तो इफ तो काम ही ट्रू पे करता है, तो बस इसके बाद ही कॉमा लगा दो। तो अब वो क्या बोल रहा है, अगर मैं ट्रू हूं तो क्या करना है? तो अगर आप ट्रू हैं तो हम बोलेंगे एलिजिबल, और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट एलिजिबल, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो फाइनली कस्टमाइज मैसेज हमारे ये हो गए। क्लियर है? कल को इस बच्चे ने अपना संबल नंबर ले आया तो ध्यान से देखिए, अभी सेकेंड रो में नॉट एलिजिबल दिख रहा है, लेकिन क्योंकि संबल नंबर भी आ गया तो जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे वो भी एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए फॉर्मूले बनाना ज़्यादा अच्छा होता है ताकि जब अपन से डेटा मांगा जाए तो वो डायनेमिकली बदल चुका होगा, बजाय कि अपन उन बच्चों का ध्यान रखें कि अरे उसने नहीं दिया था अब दे दिया, क्या फिर से पूछने जाओ। दिया होगा, आपने अपने डेटा में डाला है, और डेटा में डाला है तो डेटा अपने आप बदल चुका होगा, रिजल्टेंट जो फील्ड्स है। क्लियर है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण था ताकि मैं आपको एंड और इफ का एक और एग्जाम्पल बता दूं। अब अपन अपने पिछले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और एक चीज़ और देख लेते हैं। वो चीज़ ये है कि यदि हम दोनों चीज़ें सीख गए, एंड भी सीख गए और इफ भी सीख गए, तो ज़रूरी नहीं कि हम ये दो कॉलम बनाएं, बल्कि हम एक अकेले कॉलम से भी काम ले सकते हैं। ठीक? मतलब क्या कि एंड जो है वो कंडीशंस की भरमार है, कंडीशंस का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उसको हम इफ पे लगा देंगे। तो मैं फिर से पुरानी चीज याद दिलाते हुए इसको मिटाऊंगी। क्या किया था हमने, एक लगाई थी एंड कंडीशन। क्यों लगाई थी? क्योंकि ये हमारा है रिजल्ट डेटा जिसमें हम चाहते हैं कंडीशंस की भरमार थी। यहाँ पे 4 कंडीशंस थी कि यदि ये ग्रेटर देन 35 हो, देन ये भी ग्रेटर देन 35 हो, कॉमा ये भी ग्रेटर देन 35 हो। तो ये जो मैं भी बोल रही हूँ ना, इसका मतलब एंड ये कि एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये जो चौथा सब्जेक्ट है ये भी ग्रेटर देन 35 हो। तो ये हुआ हमारा एंड कंडीशंस। फिर अपन ने सीखा अलग से उसके ऊपर इफ लगाना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी वाले फॉर्मूले में जा रही हूँ। एंड कंडीशन से मुझे पता है कि आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है, तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट शुरू किया। कहाँ किया? एंड के भी पहले, बीच में फंसा दिया उसको। ठीक? जरूरी नहीं कि इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले आप करे ही करे। अगर आपको सरल पड़ता है तो आप दोनों फॉर्मूले को मिक्स एंड मैच करो, वरना मत करो। आप अलग अलग कॉलम्स में ही काम कर लो। कभी प्रिंट करके देना है तो वो जो एंड वाला कॉलम था उसको गायब कर दो, हाइड करके काम कर लो। ठीक? तो वैसे तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं दोनों का एक बार मिक्स एंड मैच समझा दूं कि हमने क्या किया। वही जो एंड से सीखा था, उस एंड से या तो उत्तर में ट्रू आता है या फॉल्स, हमें पता है। और इफ काम ही ट्रू, इफ वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। तो हमने क्या किया, इफ लगाया, इफ में पूरा फॉर्मूला जो भी था वो पूरा ही डाल दिया और कॉमा लगा दिया। तो अब उसको समझे, आपने क्या किया, इफ कंडीशन। अब यहाँ एक कंडीशन ना होके कंडीशंस हो गई, तो एंड से जो भी कंडीशंस है वो, फिर कॉमा। तो बोल्ड अक्षर समझे जो टूल टिप में आ रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अगली वैल्यू इफ ट्रू, तो हम बोलेंगे पास, और वरना, तो वरना हम बोलेंगे
कि सम प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट हम सम प्रॉब्लम में जाके देख लें कि इस बच्चे की एक में 80 है या 2 में 80 है। एंटर दबाया हमने, तो इस बार सेम एक ही फॉर्मूले से हम दोनों काम कर रहे हैं। तो जहाँ पास है स्टूडेंट वहाँ पास हो चुका है, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 35 चाहिए। तो अगर सब सही होगा तो हम बोलेंगे पास, वरना देयर इज सम प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आप लोग एक बार ये ट्राई कीजिएगा। ठीक, एंड फंक्शन, एंड का मतलब होता है ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, सब होगा तो ही मैं लिखूंगा पास, मेरी शर्त है, वरना तो मैं हिलूंगा भी नहीं। क्लियर है? तो एंड होता है ये। वहीं और क्या हो सकता है, उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं, जैसे कि ये इन लोगों का डेटा है। अब डेटा में क्या हो रहा है, ये तो मार्क्स 1 थे, क्लियर है, मार्क्स 2 था, क्लियर है, मार्क्स 3, मार्क्स 4। देन टोटल के लिए हम लोगों ने सम फॉर्मूला लगाया, सॉरी, टोटल के लिए सम फॉर्मूला लगाया। देन परसेंटेज के लिए हमने खुद ने फॉर्मूला बना दिया कि इक्वल्स टू उस चीज़ को क्लिक कर दिया अपॉन टोटल मार्क्स इन 200। देन ये है रिजल्ट टाइप की चीज़, तो एटलीस्ट हम वहाँ तक पहुँचे। और इसमें भी वो जो सम प्रॉब्लम है वो यदि हम ना लिखते, डबल कोट्स को खाली छोड़ देते, तो क्या होता, अगर पास होगा बच्चा तो रिजल्ट आ जाएगा पास, वरना ब्लैंक रह जाएगा। जैसे कि अब आए टिम के मार्क्स, तो ये मार्क्स हो गए कुछ ऐसे। फाइनली टोटल कंट्रोल डी दबा दिया, परसेंटेज कंट्रोल डी दबा दिया, रिजल्ट में मैंने पहले ही एंटर मार रखा था तो फॉर्मूला था वहाँ पे, तो ये भी पास है। तो फाइनली रिजल्ट भी बन गया हमारा। अब कुछ और चीज़ें हैं जिससे मैं और सीख सकूं, तो वो ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारे कॉलेज में 9 कमिटीज़ हैं। अब 9 कमिटीज़ हैं, या अभी के मान लीजिए 3 कमिटीज़ हैं, जैसे कि एनसीसी, एनएसएस और ड्रामा। तो हम चाहते हैं कि एक बच्चा इन तीनों कमिटीज़ में रजिस्टर कर सकता है, या एटलीस्ट एक में तो करे ही करे। अगर उसने एक में भी नहीं किया तो हम उससे बोलेंगे भाई हम फॉर्म ही नहीं भरने देंगे, पहले आप किसी ना किसी एक कमिटी में रजिस्टर जरूर करो। यदि आपने तीनों में कर रखा है तो नो प्रॉब्लम, 2 में कर रखा है तो नो प्रॉब्लम, एक में भी कर रखा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन एक में तो करो। ठीक है, तो अब कंडीशन समझो। मैंने वो बना रखा है जैसे मुझे पर्टिकुलर उसमें रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करना है अगली क्लास में, या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाना है, तो फॉर्म फिल मैं तभी करूँगी जब या तो वो एनसीसी में हो, या एनएसएस में हो, या ड्रामा में हो। तो यहाँ मैं या का प्रयोग कर रही हूँ, और या को इंग्लिश में बोलते हैं और। पिछली बार मैं बार बार भी बोल रही थी कि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी एंड ये भी, तो हमने एंड फंक्शन लगाया था। इस बार मैं थोड़ी लिबरल हूँ, जैसे कि आपको एग्जाम अगर देने दिया जाए और एग्जाम में बोला जाए 5 क्वेश्चन है, ये करो एंड ये करो एंड ये करो, तो आप पांचों करोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। और वहीं और का प्रयोग होता है कि या ये कर लो या ये कर लो, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्यों? क्योंकि और है चॉइस में, तो दोनों में ही मैं मार्क्स दे दूंगी आपको। क्लियर है? तो इस बार अपन लिबरल है और अपन क्या बोल रहे हैं, या तो एनसीसी हो, या एनएसएस हो, या ड्रामा हो, तो मैं बोल दूंगी भर लीजिए अपना फॉर्म। अगर एक भी नहीं है तो मैं बोलूंगी भाई अब तो नहीं भरने दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे कि ये स्टूडेंट एनसीसी में है, ये एनएसएस एंड ड्रामा में है, ये अकेला ड्रामा में है, और ये किसी में भी नहीं है। ठीक है, तीसरा जो स्टूडेंट है वो किसी भी कमिटी में नहीं है। अब मुझे फॉर्म फिल करने के लिए देना है, और एडवाइजर टीचर ने बोला है कि भाई तीनों में देख लेना, किसी ना किसी एक में तो रजिस्टर्ड हो ही हो। तो मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू और फंक्शन।
अब और में पिछली बार एंड था, किस्मत से मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थी, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल हो। जैसे कि इस बार कंडीशन थोड़ी स्ट्रिंग टाइप की है कि यदि ये चीज इज बराबर टू यस। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल बना रखा है कि अगर वो किसी में होता है तो हम यस लिखते हैं। तो यदि ये चीज इज बराबर टू यस कॉमा या, बिकॉज अपन और का यूज कर रहे हैं, तो यदि ये इज बराबर टू यस और फिर कॉमा के बाद मैंने क्या लिखा, ये इज बराबर टू यस, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो फाइनली क्या हुआ, आंसर ट्रू आया, क्योंकि कोई एक तो था ना जहां पे ये यस था। इसी की जगह मैं जानबूझ के इस फॉर्मूले को बिगाड़ रही हूँ और अब लिख रही हूँ इस और को एंड। तो समझे उस चीज को कि एंड का मतलब क्या है, ये भी यस होना चाहिए, ये भी यस होना चाहिए एंड ये भी यस होना चाहिए। लॉजिकल जितनी कंडीशन है सब ट्रू होती तब जाके ये ट्रू बोलता। तो अब ये क्या बोल रहा है जबरदस्ती, फॉल्स। क्लियर है? पिछला जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना, तो शॉर्टकट आई थिंक आप सभी को आता है, कंट्रोल जेड। ठीक, तो मैंने बस सिखाने के लिए अभी बीच में एंड बोल दिया था, वापस मुझे और ही चाहिए तो मैंने अंडू कर दिया अपने फॉर्मूला को, वो हो चुका है। और एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देती हूँ, इक्वल्स टू और ब्रैकेट शुरू। अब और में कंडीशंस का अंबार रहेगा, तो कंडीशंस क्या है, ये बराबर टू यस कॉमा ये भी बराबर टू यस कॉमा ये भी बराबर टू यस, ब्रैकेट बंद, एंटर। फाइनली यही फॉर्मूला नीचे चाहिए तो मैं कंट्रोल डी भी दबा सकती हूँ। तो अगर कल को ये बच्चा एनसीसी में लाइक ऊपर वाला बच्चा नहीं रहा तो देखें वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। और वहीं एक आध में भी आ गया कमिटी में तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नीचे वाले बच्चे ने बाद में एनएसएस में रजिस्टर कर लिया तो वो भी ट्रू हो गया। क्लियर है? इसका डेटा हटा दिया, ये फॉल्स। फाइनली ट्रू या फॉल्स पे कौन काम करता है, इफ फंक्शन। तो मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू इफ। अब इफ यदि ये ट्रू होता है तो मुझे क्या चाहिए, तो अगर ट्रू आए आंसर में तो मैं चाहती हूं फॉर्म भरने दिया जाए, वरना मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कॉल स्टूडेंट इमीडिएटली, ताकि मुझे वो बच्चे मिल जाएं जिनको इमीडिएटली कॉल कर करके बोलना है कि आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे यदि आपने कोई भी एक कमिटी में रजिस्टर नहीं किया। तो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा कि ठीक है, ये वाला जो बच्चा है इसको कॉल करके बोला जाए, भाई आप किसी कमिटी में तो रजिस्टर करें, बताएं किस में करेंगे। क्लियर है? तो और फंक्शंस ऐसी जगह पे यूज होता है। फाइनली इन दोनों फॉर्मूलेज को हमको मिक्स एंड मर्ज भी करना है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें फिर बताती हूँ। करें प्रैक्टिस, बताएं अगर कोई डाउट हो तो। तो फाइनली अब हम लोग करने वाले हैं इस और इफ को मर्ज। क्या सीखा हमने कि और कंडीशंस तब लगाई जाती है कि ये या ये थोड़ा लिबरल है, हम इसमें से कोई भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू है, लेकिन सबकी सब फॉल्स है तो गड़बड़ है। तो अगर एक भी डेटा नहीं है, जैसे कि तीसरी रो में ना एनसीसी यस है ना एनएसएस ना ड्रामा, तो फाइनली फॉल्स आ रहा है, अदरवाइज एक में भी काम चलेगा। अब इसी कंडीशन को हम क्या करने जा रहे हैं, एक ही चीज में आंसर देने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म फिल का डिसीजन और पे निकलना है। तो आपने फॉर्मूला पहले एक बार ट्राई कर लिया और का कि यदि ये इक्वल्स टू यस हो या ये इक्वल्स टू यस हो या ये इक्वल्स टू यस हो। अब तीनों फॉर्मूले पे हम काम करके देख चुके हैं कि तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी या फॉल्स, वो और से हो जाती हैं। उसके बाद अब इसके बीच में मैं अपना इफ फंसा रही हूँ। तो इफ कहाँ पे जाने वाला है, इक्वल्स टू के ठीक बाद, जैसे अभी हमने एंड में दोनों फॉर्मूलेज को मिक्स किया था, तो इफ और इफ के ब्रैकेट में
कंडीशन लगती है, हमने कंडीशंस लगा दिए। तो और से सारी कंडीशंस बन गई होंगी। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा। अब हम क्या चाहते हैं, तो यदि ट्रू आएगा आंसर, क्योंकि और से भी या तो सारी मल्टीपल कंडीशंस का आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर सबका आंसर ट्रू आया, इसका मतलब किसी ना किसी एक कमेटी में बच्चे ने रजिस्टर कर लिया है और एक भी कमेटी ने बच्चे ने रजिस्टर कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि हम ओके लिख दें, वरना हम लिख दें कॉल स्टूडेंट इमीडिएटली। कॉल स्टूडेंट इमीडिएटली लिखा, ब्रैकेट बंद, एंटर। फाइनली इस चीज़ को जब मैंने खींचा तो इस बार हमने क्या किया, और इफ को मर्ज कर दिया, तो आंसर या तो ओके आ चुका होगा या कॉल स्टूडेंट इमीडिएटली बेस्ड ऑन दी और कंडीशंस। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इफ वगैरह कई सम इफ, काउंट इफ और मल्टीपल कंडीशंस पे सम करना है या काउंट करना है, वो सीखेंगे।